को बंद करें, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र 3 टाइम्स टेक द ब्रेथ, 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे। Three times Om chanting, deep inhale. Om. Again. Om. Again. Gayatri Mahamantra. Deep inhale. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री नमो नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे। जब इसमें उस्माजा दोनों हथेलियों में आंखों पे लगाएंगे, महसूस करेंगे प्राण शक्ति हमारी हथेली से हमारी आंखों पे जा रही है, मन एकाग्र हो रहा है। फेस की मसाज करेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। हरिओम तत्सत आप सभी को। मैम एक क्वेश्चन था। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा अभी? जी मैम, ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है मैम, क्या ये क्वालिटेटिव में आएगा? नहीं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अभी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ठीक है अभी जो सिर्फ एग्जांपल डिस्कस किया है ना, उस पे जी फोकस रखिए। जब स्टैट्स में आपको मैं पढ़ाऊंगी ना, तो वो चीजें और क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है। ऐसे ये क्वालिटेटिव में ही आता है नॉमिनल और ये, लेकिन कुछ इसके जो है ना, मतलब इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक ओके है। मैम, ठीक है मैम। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ना है हम लोग को? वैलिडिटी। वैलिडिटी। आज आपको क्वेश्चन मैं नहीं बना पाई हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जो कल हमने लेवल ऑफ ये मेजरमेंट पढ़ा था ना, उसका कल हम लोग ऐसा करेंगे, कल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज वो क्वेश्चन का एक्चुअली मुझे फोल्डर मिला नहीं आज। वैलिडिटी, ठीक है। चलिए, आज हम लोग एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी क्या है, मैं कल समझाई थी आपको। कोई भी एक। मैम वैलिडिटी का अर्थ होता है वैल्यू। वैल्यू सबसे मिलके बना वैलिडिटी। जैसे हम पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं या एमए की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इसकी डिग्री मिलेगी उसकी क्या वैल्यू होगी? नहीं, ऐसे नहीं समझिए आप, ये वैल्यू नहीं हुआ। मैडम वैलिडिटी का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कैसे विधि मान्यता, तो विधि का मतलब कानून होता है। मतलब कोई हायर कॉन्शियसनेस है, या जो उसे मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको प्रूफ कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। ठीक है, और कोई? मैं बताऊं मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जैसे मैम किस चीज के लिए क्या वैलिड है, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए। हम मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, ऐसे ही नीट का एग्जाम देते हैं बच्चे डॉक्टर करने के लिए। मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग वैलिडिटी है। कोई ठीक है। चीज मेजर करते हैं तो उसके लिए क्या वैलिड इक्विपमेंट है,
तो इस ठीक है, तरह से हम उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही रिसर्च में, रिसर्च के लिए क्या वैलिड है, उसके लिए कौन से इक्विपमेंट वैलिड है, ठीक इस है, वे में। ठीक है। हाँ, आप इसको इस तरह को समझ सकते हैं, ठीक है, कि वैलिडिटी जो है ना, वैलिड सबसे बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम हमेशा जब भी रिसर्च की बात करते हैं, अगर रिसर्च में हम वैलिडिटी की बात करते हैं, तो हमेशा हम इस पे ये बात करते हैं कि ये कितना, मतलब जो भी आपने असेसमेंट टूल यूज किया है डेटा के लिए, वो कितना एक्यूरेट है उसको नापने के लिए, ठीक है। आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे इसकी, तो इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा आपको जब हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना आप समझिए कि आपकी जो जितने भी मेजरमेंट टूल है ना, ठीक है, ये जब भी हम रिसर्च में बात करेंगे तो वो मेजरमेंट टूल को लेते हुए ही बात करते हैं, ठीक है। और ये भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ही वैलिडिटी निकालते हैं हम। ये हम फिर हमें हमें पता चलता है कि रिसर्च हमारा कितना वैलिड है, इसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसा रिसर्च होता है, और वैलिडिटी बहुत बहुत तरह की होती है रिसर्च में, ठीक है। तो हमें कुछ ही पढ़ना है, और जो हमारे मतलब नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और हर क्वेश्चन, जैसे कि हम सर्वे रिसर्च करते हैं तो उसके लिए अलग हम प्रोसेस ये यूज करते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस यूज करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, मतलब ये एक तरह का नहीं है, लेकिन हर टर्म में आपको ये समझना है कि ये जो है आपके असेसमेंट टूल की एक्यूरेसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये कॉमन है सब में। वैलिडिटी तो ये होता है आपका, जैसा कि दिया हुआ है, मेजर ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी किस चीज की? इसको वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की, ठीक है। और टूल्स की, कि हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो कितना वेरी गुड, ऑथेंटिक है। वेरी गुड। जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, ठीक है। ये देखिए, इस टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ऐसे अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग, मतलब बहुत बहुत सारे, ये सिर्फ 4 टाइप नहीं है, लेकिन ये 4 टाइप पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको 4 टाइप ही मैं समझाऊंगी यहाँ पे। ऐसे अलग अलग बुक के, मतलब अलग अलग रिसर्च बुक में और भी बहुत बहुत सारे टर्म है इसके, ठीक है। तो पहला है हमारा इंटरनल, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल, तीसरा है कंस्ट्रक्ट, और चौथा है हमारा स्टैटिस्टिकल, ठीक है। ये 4 तरह की वैलिडिटी हमें पढ़नी है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रक्ट और स्टैटिस्टिकल, ठीक है। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये है आपका, एक मिनट, मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ हाँ, मैं ओके मैम। इसको मैं फिर से बता दूं, नो ये मैम फिर से, समझ में आ गया, वो लिख रहे थे ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ हाँ वैलिडिटी, हाँ जी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में सबसे पहले हमारा आता है इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या है? टू इंश्योर दैट ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉट एनी अदर कंपाउंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मेरे रिसर्च का इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई है। इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई होने का मतलब है कि मैंने जो रिसर्च किया है उसमें कोई भी कंपाउंडिंग वेरिएबल नहीं है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है, कंपाउंडिंग हम लोग पढ़े थे ना, याद है सबको कंपाउंडिंग वेरिएबल यस मैम। क्या था वो? मैम वो ऐसे हमारा वेरिएबल्स जो आपके कंट्रोल, रिसर्च को अफेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लाइक आईक्यू वगैरह हो गए जैसे। वेरी गुड वेरी गुड। तो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी तो इंटरनल वैलिडिटी का हाई होने का मतलब है कि हमने जो रिसर्च किया है उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल लिस्ट है या नहीं है, लिस्ट है या नहीं है, इसका मतलब यही है इंटरनल वैलिडिटी का। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इंश्योर दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा योगा है, और मान लीजिए कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है
जैसे कि हमें शुगर मेजर करना है, जो हमारा मतलब जो रिसर्च टॉपिक लिया है हमने, तो उसमें क्या है कि कंपाउंडिंग वेरिएबल जो है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है ये कोई भी कंपाउंडिंग वेरिएबल अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे रिसर्च का इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन अ स्टडी इज कंडक्टेड कंट्रोलिंग फॉर वेरियस कंपाउंडिंग फैक्टर, द स्टडी हैज हाई इंटरनल वैलिडिटी। तो हम लोग का जो रिसर्च है उसकी इंटरनल वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? हाई मैम। हाई होनी चाहिए। हाई इसलिए होनी चाहिए, हाई इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कि उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल लिस्ट है, नहीं के बराबर है। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कि लिस्ट कंपाउंडिंग वेरिएबल्स, कि हम लोगों ने अपना रिसर्च इतने अच्छे से कंट्रोल किया है, इतने अच्छे से किया है हमने अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल जो है मिनिमम है। ठीक है, लिस्ट है। तो इसका मतलब यही हो गया। अगर आपका लो आता है, मान लीजिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम निकाल रहे हैं और हमारा लो है, लो आने का मतलब क्या हो गया फिर? अगर मैं बोलूं कि मैंने हाई कंपाउंडिंग वेरिएबल। हाई कंपाउंडिंग वेरिएबल, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो है ना, हम स्टैट से हमें, जैसे कि मैं पहले ही क्लास में आपको बताई थी कि रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक होता है। तो हम जो है हर चीज को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, जैसे कि पहले क्लास में किसी ने मेरे से कहा था ना कि हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता है। जो भी आप टेबल बनाते हैं या जो भी आपके पास डेटा आता है, उस डेटा का प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, उससे हर चीज पता चलता है कि आपके रिसर्च में कहाँ पे गलती हुई है, उसी स्टैट से हमें हर चीज पता चलता है। ठीक है, आपने जो कंपाउंडिंग फैक्टर जो वेरिएबल्स है वो आपने कंट्रोल किया है या नहीं किया है। अभी हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये चीज और क्लियर होती चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है और उसमें लिस्ट कंपाउंडिंग वेरिएबल हो, तो उस समय उसको कहते हैं कि उसकी इंटरनल वैलिडिटी हाई है, उस रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी हाई है। जब आप कोई पेपर भी पढ़ेंगे ना, तो देखिएगा उसमें वैलिडिटी भी दिया जाता है। ये लिखते हैं हम लोग कि माय रिसर्च हैज हाई इंटरनल वैलिडिटी, इस तरह से हमें पॉइंट आउट करना होता है रिसर्च पेपर में। ठीक है, तो अब पेपर आप जब पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान रखिएगा, ये टर्म आपको मिलेगा। ठीक है, या जब आप अपना पेपर खुद का जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी वो तो हमारा इंटरनल था। ठीक है, अब एक्सटर्नल क्या होता है, देखिए। एक्सटर्नल होता है टू इंश्योर दैट द स्टडी रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड अक्रॉस डिफरेंट स्टडी सेटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया। हम कोविड का एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोविड का एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई था। इसका कहने का मतलब है कि जो है ये जो है मतलब कहीं पे भी हम इसको किसी भी जगह अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही आएगा, चाहे हम कश्मीर में करें, चाहे हम कन्याकुमारी में करें, चाहे वर्ल्ड के किसी भी मतलब कोई भी अगर ह्यूमन पे हम ये कोविड वैक्सीन देते हैं, तो उसका असर जो है एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो उसका जो रिसर्च हुआ होगा उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई हुआ होगा। कहने का मतलब है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं और उसको जितनी बार भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है एक जैसा आ रहा है। ठीक है, एक जैसा आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस ऐसा नहीं है कि मेरा रिजल्ट, एक मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि मान लीजिए मेरे रिसर्च का रिजल्ट आया है मेरे रिसर्च का रिजल्ट आया है 10। ठीक है, और जो है मैं फिर जम्मू जाके करती हूँ तो वहां आता है 9। फिर मैं जो है दिल्ली आके करती हूँ तो वहां आता है 8। ठीक है, लेकिन हर जगह जो है 8 से लेके 10 तक के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है कि मेरा एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, कि मेरा जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो तो उसका जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई कहने का मतलब है कि वो हर जगह, जो भी चीज मैं इन्वेंशन की, जो भी चीज मैं रिसर्च की हूँ, वो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है,
जिस चीज का भी, जैसे आप लोग अभी जो टॉपिक है आपका कि मेडिटेशन पे डायबिटीज का क्या असर होगा, मान लीजिए आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंस आ जाता है, तो वो सिग्निफिकेंस हर जगह आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किया हरियाणा में तो आपका सिग्निफिकेंस आ गया और फिर उसको कोई कश्मीर में कर रहा है तो वहां पे वो सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं आया। ठीक है, हर जगह उसका वैल्यू सिग्निफिकेंस ही आना चाहिए। तो जितना सिग्निफिकेंस आएगा, जितनी बार उस स्टडी को हम करेंगे, मान लीजिए आपने किया, आपके बाद उसके ऊपर और 10 स्टडी हुई 10 अलग अलग जगह जगह पे, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई कहने का मतलब है कि स्टडी को हम कितने भी सेंटर्स पे करें, कितने भी प्लेसेस पे करें, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि मेरे रिसर्च का एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। मान लीजिए आपने कपालभाति पे किया कि कपालभाति डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं एक बार एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो कपालभाति अगर मान लीजिए आपका सिग्निफिकेंस रिजल्ट आया, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट हर जगह आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किया तो आ गया और मैंने किया तो नहीं आया। ठीक है, तो उस केस में कहते हैं कि हमारे रिसर्च का एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। आया समझ में? किसी ने हैंड रेज किया है? मैम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बोला कि आपने कोई रिसर्च कंडक्ट किया, आपका रिसर्च का वैल्यू 10 आया दिल्ली में, 9 आया जम्मू कश्मीर में, और 7 आ गया या 5 आ गया यूपी में, तो मैम ये रिसर्च का मतलब इक्वल कैसे होंगे? आपने बोला कि इक्वल होंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है मैम। इक्वल नहीं बोला है मैंने, कहा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि पॉजिटिव रिजल्ट। मान लीजिए जैसे मैं आपको लास्ट एग्जांपल दी कपालभाति का, कि कपालभाति का सिग्निफिकेंस रिजल्ट आ रहा है डायबिटीज के ऊपर, तो वो हर जगह आना चाहिए। आप लोग अलग अलग जगह से है, मान लीजिए कि आप समझ गया, लोग, हाँ समझ गया ठीक। मैम। आपने स्केल का मैडम बात वैलिडिटी की जो स्लाइड है, ये इससे पहले भी वैलिडिटी की कोई स्लाइड थी कभी? इसके पहले मतलब मतलब अभी जो इससे पहले कुछ स्लाइड में कुछ था वैलिडिटी के बारे में? नहीं, ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पढ़ा। एक्सटर्नल से पहले कुछ था वैलिडिटी के बारे में? इंटरनल था। अच्छा, एक्चुअली मेरा थोड़ा मैम इंटरनल वैलिडिटी में ये जरूरी नहीं है ना कि वो आपका एक तरह से हर जगह एप्लीकेबल हो, वैलिड हो। उसको हम कहते हैं हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, मैम, तो जैसे आपने यही एग्जांपल, बोला। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन अ स्टडी इज कंडक्टेड इन मेनी प्लेसेस इट हैज हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल देके बताई हूँ कि अगर एक स्टडी को हर जगह किया जाए और उसका जो है सेम रिजल्ट आए, मतलब सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब है पॉजिटिव ले लीजिए या मतलब अगर उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो जो है हर जगह आ रहा है, तो वैसे रिसर्च को हम लोग कहते हैं कि उस रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। ठीक है, जी मैम, अब समझ में मीन्स आया। मतलब मैम जैसे रिजल्ट हर जगह मतलब हर प्लेस में रिजल्ट एक आ रहा है तो वो हाई हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कोविड पे बहुत सारे जो है वैक्सीन बने ना, लेकिन सिर्फ 2 कंपनी के ही वैक्सीन की जो है हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी थी, इसीलिए वो मार्केट में आया। बहुत सारी कंपनी इसकी वैक्सीन बना रही थी, पूरी दुनिया ही बना रही थी, लेकिन पूरा जो वर्ल्ड वाइड चला ये 2 कंपनी ही बनाई। ठीक है, तो जिसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई थी, तो इस केस में क्या होता है कि उनका एक्सटर्नल वैलिडिटी जो उन्होंने रिसर्च किया उनका जरूर हाई होगा। ठीक है, जब आप पेपर पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें उसमें लिखा होता है ये सब टर्म, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारा कुछ जो है मेंशन होता है। ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब हुआ कि जो मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की हूँ वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हर जगह वही रिजल्ट आना चाहिए जो मेरा आया है, क्योंकि हम एक रिसर्च कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी भी रिसर्च का एक्सटर्नल वैलिडिटी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? हाई हाई होना होना चाहिए। चाहिए। हाई होना चाहिए मैम। ठीक है, तो ये आपको दूसरा भी हो गया खत्म। पहला था इंटरनल, दूसरा है आपका एक्सटर्नल, अब है हमारा कंस्ट्रक्ट। देखिए पॉजिटिव भी होगा ना?
कभी भी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा वो पॉजिटिव में ही होगा तो ये हाई होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो वैल्यू आया है वो निगेटिव में अगर नॉन सिग्निफिकेंट भी है तो दूसरे का भी नॉन सिग्निफिकेंट ही आना चाहिए। ऐसा नहीं मैम कि आपने जैसे उसमें एक्सटर्नल में हाई बताया और इंटरनल में आपने हाई बताया था मैम। हाँ हाँ, तो मैम फिर इंटरनल, हाँ पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। तो मैम फिर दोनों में हाई कैसे मतलब? देखिए दोनों अलग अलग चीज है ना। इंटरनल वैलिडिटी बोल रहा है कि आपका जो कंपाउंडिंग वेरिएबल है वो लिस्ट होना चाहिए, मतलब आपने उसको कंट्रोल करके रखा है। कंपाउंडिंग वेरिएबल में पढ़ाई थी ना आपको, उसमें है कि कंपाउंडिंग वेरिएबल मतलब आपको जो है उसको आपने कंट्रोल कर लिया है, तो आपका इंटरनल वैलिडिटी हाई हो गया। ये कह रहा है एक्सटर्नल वैलिडिटी कि आपका रिसर्च जो आपका रिजल्ट आया है वो हर जगह वैलिड हो रहा है। ठीक है, चाहे हम कहीं पे भी करें, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी करें या हम इंडिया में कहीं पे भी करें, वो जो है वो हर जगह वही वही रिजल्ट आ रहा है जो आपका रिजल्ट आया है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में आपको बोला गया है कि कंपाउंडिंग वेरिएबल बिल्कुल लिस्ट रखा गया है या बिल्कुल कम है, और एक जगह का बोला जा रहा है वैलिडिटी में कि आपका जो है ये किसी भी प्लेस में हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, रिजल्ट यानी तो आपका सिग्निफिकेंट होता है या नॉन नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो अगर सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट आएगा, नॉन सिग्निफिकेंट है तो नॉन नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब जो आपका ओरिजिनल रिसर्च जो रिजल्ट है वो हर जगह वही होना चाहिए, तो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ओके मैम। आया समझ में? यस मैम। मैम लेकिन ये एक ही रिसर्च में दोनों हो सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही रिसर्च में दोनों क्या चारों होंगे, अभी आपके मैं बता रही हूँ अभी आपको। वैलिडिटी इसीलिए मैंने कहा कि बहुत तरह की होती है, और ऐसा नहीं कि हम जो 4 पढ़ रहे हैं बस इतना ही है, इससे और भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो है क्या है कि मेन ये है हमारा, तो हम बस ये 4 अभी स्टडी कर रहे हैं। मैम एक तरह से वैलिडिटी जो रिसर्च के सिग्निफिकेशन को प्रूफ करता है। हाँ कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दो वैलिडिटी हो गया आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीसरा है आपका कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी समझने के पहले एक आपको वर्ड समझना होगा कि कंस्ट्रक्ट होता क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट होता है कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल है ना, साइकोलॉजिकल वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे? आईक्यू। चलिए ठीक है, और मैम IQ हो गया, थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। ब्रेन, और मैम उसके बाद इसमें डिजीज भी ले सकते हैं ना मैम, क्योंकि वेरिएबल नहीं में नहीं, तो डिजीज नहीं, डिजीज नहीं। ओके। साइकोलॉजिकल वेरिएबल का मतलब हो गया जैसे आपका एंगर कितना है, आप में आप कितने डिप्रेशन में हैं, आप में एंजाइटी कितना है, आपको स्ट्रेस कितना है, ये सब हमारा साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है। ठीक ओके है, मैम। और योगा में मेनली हम लोग यही सारे वेरिएबल्स पे ही स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न ये साइकोलॉजी है वो योगा ही है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, क्या ये सब ब्लड सैंपल से हम लोग को पता चलता है कि मेरे में कितना एंगर है, मेरे में कितना एंजाइटी है, मेरे में कितना डिप्रेशन है? क्या ऐसा कभी होता है कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो ये सब चीज हम लोग को पता पता लगता है? जी मैम, नो मैम। स्ट्रेस में कोर्टिसोल लेवल हाई होता है ब्लड में, उस दौरान हाँ, पता चल जाएगा। नहीं नहीं, उससे नहीं पता, वो तो आप बहुत ये हो गया। देखिए कभी भी जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है ना, कभी भी आपको ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलता है कि आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल मतलब जो भी आपका कि आप कितने डिप्रेशन में हैं, वो बहुत लास्ट ये रहता है। जब भी हम इसको नापते हैं ना तो क्वेश्चन से, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे ना तो आपको एक क्वेश्चनेयर देते, क्वेश्चनेयर नहीं नहीं भी देते तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लास्ट 7 डेज से आपको कैसा लग रहा है, आप मतलब कोई आप जो है मतलब जो भी डिप्रेशन से रिलेटेड सवाल होता है, ठीक है, उस पे वो टिक मार्क करते करते जाते हैं कि कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। वो लिकेट स्केल बोलते हैं उसको, जैसे वो बोलते हैं ना कि स्ट्रांगली एग्री। एक ऐसा करूंगी मैं, कल आपको सैंपल दिखाऊंगी कि जितने भी ये साइकोलॉजिकल वेरिएबल है ना उसको नापते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक जी है, मैम। तो जी उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज। अभी मैम, तो ये क्वेश्चन, ऐसा नापते हैं कि पूछ रहे थे कि आप बताओ अभी गए थे यहाँ पे, आपको कैसा लगा।
हाँ, जैसे आप मतलब कोई मान लीजिए आप कोई पार्टी में गए, पार्टी में सब लोग बहुत खुश थे लेकिन आप खुश नहीं थे, आपसे ये पूछा गया, या लास्ट 7 डेज से आपको कैसा लग रहा है, आपको पेट की कोई ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। उसके बाद जो है साइकोलॉजिस्ट निकालते हैं कि इनका जो है डिप्रेसिव लेवल कैसा है, ठीक है, या इसमें कितना एंगर है, वो जिस हिसाब से जो है आपसे क्वेश्चन आंसर, जिस हिसाब से आप जवाब देते हैं, पेशेंट का जो जवाब होता है उसके हिसाब से वो क्वेश्चनेयर पे सब कुछ नोट डाउन करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट होती है। क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिस्ट को जो है दवाई देने की या ब्लड टेस्ट ये सब का ये नहीं अलाउ होता है, ठीक है। वो लेते हैं, वो देते हैं कि जो है ठीक है आप ये टेस्ट करा के लाइए, लेकिन सबसे पहले वो क्वेश्चनियर पे ही देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल वेरिएबल जितना भी है वो कभी भी आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट नहीं मिलता है सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला फंस रहा है। उसका कभी भी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। डायरेक्ट रिजल्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम लोग को जो है डायबिटिक पे करना है, तो डायबिटीज में हम ब्लड शुगर नाप सकते हैं ब्लड सैंपल से कि कौन से पेशेंट का डायबिटीज बढ़ा हुआ है और कौन से पेशेंट का डायबिटीज नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यही हमें डिप्रेशन नापना होगा कि जो जिनका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, मेरा टॉपिक ये है कि क्या उनका जो है डिप्रेसिव है वो, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन, कि जो भी लोग डायबिटिक है उनका डिप्रेशन लेवल हाई है, ठीक है। तो डिप्रेशन लेवल नापने के लिए हमें उनको क्वेश्चनेयर देना होगा और डायबिटिक नापने के लिए हमें उनका शुगर लेवल ब्लड से नापना होगा। तो जितना भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट वेरिएबल कहते हैं उनको, मतलब हम उसको डायरेक्ट नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम रिसर्च में जो है कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जो ये वर्ड आपका है ना, ये जो है जिस भी वेरिएबल को हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है उसको हम कभी भी डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसीलिए जो है मानसिक है ना ये ज्यादातर। ये मानसिक है, हाँ, क्योंकि साइकोलॉजी आने का ही मतलब हो गया कि आपका वो कॉग्निशन से, इमोशन से, इन सब चीजों से अटैच्ड हो गया, ठीक है। जब भी ये वर्ड आया ना तो आप इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो है आपके जो है मानसिक इससे ही आ गया। हम कहते हैं ना कि जो मनोमय कोष है उसी से हमारा जो है अन्नमय कोष अफेक्ट होता है। ये बिल्कुल सही है। आप जब बहुत परेशान रहेंगे तो आप देखिएगा आपको पेट की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या लूज मोशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है जितने भी ये जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल है ये बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब इनका इंपॉर्टेंस बहुत है। जब हम फॉरेन कंट्री जाते हैं ना तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि हमें जो फिजिकल बीमारी होती है वो फिजिकली नहीं होगी, वो मेंटल पे हमें काम करना होता है, उनके मेंटल लेवल पे काम करना होता है। जैसे योगा काम करता है ना, योगा हमारे मेंटल लेवल पे काम करता है। जब हम योगा करते हैं, जब हम बोलते हैं ना स्थिरम सुखम आसनम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर रह करके उस आसन की सुख को महसूस करना। तो जब हम महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड रिफ्लेक्ट करता है ना उसमें, ठीक है। तो जितने भी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है आपके, वो हमेशा जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इनका कभी भी डायरेक्ट ब्लड टेस्ट के थ्रू या इन सब चीजों के थ्रू नहीं। वो जब बहुत हाई लेवल पे होता है ना, जब पेशेंट बहुत हाई लेवल पे होते हैं, जब उनका बहुत ज्यादा सीवियर केस होता है, तब जा करके उनपे जो है बहुत सारा जो है ब्रेन के थ्रू या ब्लड के थ्रू या फिर इन सब चीजों पे जो है डॉक्टर्स करते हैं फोकस, ठीक है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज का होता है, जब हमें जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को शुगर हो गया है तो वो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराता है ना। इनिशियल ट्रीटमेंट तो हम ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है कि उसको शुगर है कि नहीं। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, कोई भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, तो उसको क्वेश्चनियर के थ्रू, जो वैलिड क्वेश्चनियर होता है उसके थ्रू ही हम पता लगाते हैं कि ये मतलब ये आदमी को कितना डिप्रेशन है, कितना एंजाइटी है, कितना वेलबिंग है वो, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट इसको ही कहते हैं हम। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि कंस्ट्रक्ट इज एन अनसीन वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, मोस्टली यूज्ड इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी में क्या है, हम लोग को तो पहले मतलब हम लोग को तो दिखता नहीं है। मान लीजिए आप लोग 10 लोग बैठे हैं या मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, मुझमें कितना एंजाइटी, मैं कितनी डिप्रेसिव हूँ, ठीक है। तो वो जो है हम क्या करते हैं, वो हमेशा क्वेश्चनियर के थ्रू पता करते हैं। कल मैं आपको दिखाऊंगी,
ठीक है, कि एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए कैसे क्वेश्चनेयर होते हैं और कितना उनको जो है लीकेट स्केल को कैसे नापते हैं। तो उससे आपको आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगा कभी भी क्वेश्चनेयर को यूज करने में। ठीक है, और वो सब सारे वैलिड होते हैं, वो सब जो भी ये क्वेश्चनेयर होता है वो सब जो है कभी ना कभी उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स में है ना कि एंजाइटी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस। तो ये है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज टू इंश्योर इफ द मेजर टूल इज रियली मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि चेकिंग इफ अ क्वेश्चनेयर इज मेजर एंजाइटी, रियली मेजर एंजाइटी और एनीथिंग एल्स। ऑपरेशन डिफिनेशन हम बाद में बात करेंगे। देखिए जब भी हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल यूज करते हैं ना तो सबका जो है ऑपरेशन डिफिनेशन होता है। ऑपरेशनल डिफिनेशन कहने का मतलब है कि एक्चुअली ये क्या मेजर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एंजाइटी मेजर करना है तो एंजाइटी जब आप रिसर्च करेंगे ना कि मेजरमेंट टूल फॉर एंजाइटी, कि एंजाइटी नापने के लिए जो है मुझे मेजरमेंट टूल चाहिए, तो उसमें कम से कम आपके पास ना 100 एंजाइटी टूल्स आ जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपका सैंपल है उसको यही एंजाइटी टूल देना है, यही एंजाइटी क्वेश्चनेयर देना है। ठीक है, तो उसमें जो है हम ऑपरेशनल डिफिनेशन बनाते हैं। ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब है कि एंजाइटी देखिए बहुत तरह की होती है, या डिप्रेशन भी बहुत बहुत तरह का होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है बहुत मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसका एंजाइटी में हम लोग को क्या नापना है, वो मोबाइल एडिक्शन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। किसी को डायबिटीज है, ठीक है, अब उसमें भी, उस पेशेंट में भी बहुत बहुत एंजाइटी है, तो हम उसके डाइट के ऊपर उसकी एंजाइटी देखेंगे। तो हम वैसे क्वेश्चनेयर को लेंगे जो हमारे जो है सैंपल पे फिट बैठेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो मोबाइल एडिक्शन का जो एंजाइटी है उसको हम डायबिटीज वाले एंजाइटी पे क्वेश्चनेयर लगा दिए। ठीक है, या जो डिप्रेशन में जो है हमारा जो बीपी का है वो हमने डायबिटीज पे यूज कर लिया। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऑपरेशनल डिफिनेशन में हम यही यही निकालते हैं कि ऑपरेशन मतलब कि जो है हमें नापना क्या है, हमारे पेशेंट जो हमारा सैंपल है एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या, हमें हमें उसमें नापना क्या है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बारी कहते हैं कि जो बहुत डिप्रेशन बोलते हैं ना कि हम खाना नहीं खाते लेकिन फिर भी मेरे में मोटापा बहुत है, मतलब हम ये खाना, मतलब ये खाने से नहीं है, ये किसी और चीज से है। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं उनका भी मोटापा बहुत जल्दी आता है, यानी तो बहुत दुबले पतले होंगे, लीन एंड थीन, खाते होंगे बहुत लेकिन उनको खाना नहीं लगता होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग कुछ भी नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी आप लोग जो है आप वेट गेन करते हैं, शरीर शरीर आपका फूलता जाता है। तो इन दोनों केस में जो है आपका डिप्रेशन में आपको नापना क्या है, आपको उसके खाने पे फोकस करना। आपका क्वेश्चनेयर ऐसा होना चाहिए कि उसको किस तरह की डिप्रेशन है, उसको क्या बीमारी है। ठीक है, तो ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब होता है कि हम अपने डिफिनेशन को ऐसा, मतलब जो भी हमारा सैंपल है एग्जैक्टली हमको उसमें नापना क्या है, उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चनेयर लगाते हैं। कल जब मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी तो ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, कि अलग अलग बीमारी के लिए अब कोई मोटा होते जा रहा है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कोई मोबाइल एडिक्टेड है, तो इन सब में हर हर तीनों एग्जाम्पल में डिप्रेशन का हमें अलग अलग चीज नापना होगा। एक जो है खाने से रिलेटेड है, एक डिप्रेशन जो है खाने से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा डिप्रेशन जो है आपका शुगर से रिलेटेड है, तीसरा डिप्रेशन जो है आपके बिहेवियर से रिलेटेड है। तो आप जब डिप्रेशन का क्वेश्चनेयर देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम 75 के हजारों क्वेश्चनेयर अभी तक डेवलप हो गए हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चनेयर ही है, ऐसे तो रिसर्च देखिए हमेशा होते आ रहा है, बहुत दिनों से होते आ रहा है, जो मतलब जिसको सबको ही मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर WHO ने वर्ल्ड हेल्थ, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि WHO ने अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चनेयर डेवलप किया है तो उसको पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, अगर डिप्रेशन स्केल में होगा कि हाँ मेरा सैंपल एडल्ट है, मेरे सैंपल को डायबिटीज है, और WHO ने ऑलरेडी एक क्वेश्चनेयर डेवलप किया हुआ है कि जो डायबिटीज डिप्रेसिव सिम्टम्स है, उस क्वेश्चनेयर को अगर कोई फिलअप करता है तो हमें हमें पता चलता है कि उसका डिप्रेशन लेवल क्या है, माइल्ड लेवल का है, कि जो है लो है या हाई हाई है। उसमें जैसे जैसे उसमें जो है
हमें मतलब उसमें हम लोग जो है 1 2 3 4 इस तरह करके लिकेट स्केल में देते हैं, फिर उसको जोड़ करके हम लोग पता करते हैं कि इसका डिप्रेशन लेवल कैसा है, उसका एंजाइटी लेवल कैसा है, या हैप्पीनेस ही क्यों नहीं हो, कि आप कितने हैप्पी है लाइफ में, आप कितने हैप्पी है। तो कल जब मैं आपको टूल दिखाऊंगी तो वो आप अपने ऊपर भी निकाल सकते हैं कि आपका डिप्रेशन लेवल कैसा है, आपका एंजाइटी लेवल कैसा है। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब हो गया कि हमको नापना क्या है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, हम तो इसको मतलब ये डायरेक्ट हम नाप नहीं सकते, ये हमेशा इनडायरेक्टली ही होता है। तो जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, सो इन ऑर्डर टू मेजर वी ऑपरेशनली डिफाइन द कंस्ट्रक्ट, कि हमें नापना क्या है, एक्चुअली हमारा जो सैंपल है उसमें हमें क्या नापना है, ये हम जो है ये मेनली जो है आपको साइकोलॉजिकल वेरिएबल में ही ऑपरेशनल डिफिनेशन आता है। और योगा में भी आपको ऑपरेशनल डिफिनेशन देना चाहिए, क्योंकि योगा आपका ईस्टर्न साइकोलॉजी कहलाता है। अगर हम बोले कि ये तो आपका वेस्टर्न है जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन, लेकिन जो है ईस्टर्न क्या हो गया आपका, ईस्टर्न आपका योगा ही हो गया। योगा ही आपके एंजाइटी लेवल पे, डिप्रेशन लेवल पे, हैप्पीनेस लेवल पे, इन सब पे काम करता है। तो इंडियन के हिसाब से बोले तो हमारा जो इंडियन साइकोलॉजी या ईस्टर्न साइकोलॉजी है वो योगा है। ठीक है, तो ऑपरेशन डिफिनेशन ऑफ एंजाइटी, अब ये देखिए कि एंजाइटी का ऑपरेशनल डिफिनेशन क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए, एंजाइटी कैन बी ऑपरेशनली डिफाइंड एज द चेंज इन गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द एरोजल पीरियड। एंजाइटी कैन बी operationally defined as number of times a person stammer during a 5 times extempore speech। अब ये देखिए ये क्या है, इसमें दे रहा है कि आप लोग कभी भी ये नोटिस किया है, आप एक मिनट, हाँ, ये कभी नोटिस किया है आप लोगों ने, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप रिसर्च को डिफाइन कीजिए, तो आप लोग में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की तरह तरह की, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, क्योंकि हम लोग को एग्जामिनेशन के टाइम में भेजते हैं कि उनका जो है भाईवा लेके आना है या कुछ इस तरह का। तो किसी का जब वो बोलते हैं तो किसी का पैर हिलता रहता है, कोई बोलता है तो जो है उसमें जो है वो मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम म्यूट है, मैम मत नहीं बोल रही। आवाज अब आ रही है अब। अच्छा अभी आ रही है, ठीक है ठीक है। किसी को आवाज नहीं आ रही थी? नो Yes, मैम, ma'am. स्लाइड कब भी से चल नहीं? रही है। ये ऑपरेशनल स्लाइड भी स्लो नहीं हो आ रही रही थी ना आप लोग को? मैम ये दोबारा से करवा दो एक बार। अच्छा दोबारा से करा दो। वहां तक तो कंस्ट्रक्ट तक तो क्लियर था ना, ये स्लाइड तो क्लियर है ना आप लोगों की? यस मैम। ऑपरेशनल डिफिनेशन, ऑपरेशनल डिफिनेशन में मैं आपको बता रही थी एंजाइटी के बारे में, कि अगर हमें एंजाइटी को ही डिफाइन करना है तो यहाँ पे एंजाइटी को दो तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये दोनों जो है सैंपल के हिसाब से है। जैसे कि ऑपरेशनल इसका जो है इसमें लिखा हुआ है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स होता है कि हम उंगली लगा के चेक करते हैं कि उसका एंजाइटी लेवल क्या है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए अभी मैं आपसे कहती हूँ कि अपने बारे में आप 10 मिनट तक बोलिए, ठीक है, तो कोई क्या होगा, किसी का पैर हिलता है या किसी का हाथ हिलता है या कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलता है या नहीं तो किसी का, तो ये सब क्या, ये सब एंजाइटी का पहचान है। हम बोलते हैं ना एग्जाम में गया यार, आता था लेकिन आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आपके ऊपर एंजाइटी हावी था। हम नेट एग्जाम में जाते हैं तो बोलते हैं ना कभी कभी कि अरे ये मुझे आता था, ये तो मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, मेरा सही क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि आप उस समय बहुत एंजाइटी में थे। ठीक है, तो इसको शांत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो हम प्रेयर करते हैं। अगर हम अच्छे से प्रेयर करके क्लास करेंगे तो देखिए आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइटी का जो है आपको एग्जैक्टली नापना क्या है, ऑपरेशनल डिफिनेशन हमेशा आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल में लिखना पड़ता है कि आपको आखिर नापना क्या है, कि एंजाइटी आप कैसे पता कर रहे हैं कि इसको एंजाइटी है। आपका जो सैंपल है उसको कैसे पता आपको लगेगा कि आपको उसको एंजाइटी है। ठीक है, तो ये एक मशीन होता है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, या नहीं तो मान लीजिए कि
कोई भी आदमी है, स्टमरिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्कुल सही सही बोल रहा है मान लीजिए कोई बिल्कुल सही सही बोल रहा है, लेकिन उसको मैंने 5 मिनट का स्पीच दे दिया कि 5 मिनट तक तुम बोलो, रिसर्च पे बोलो, या जो मैंने पहला क्लास लिया था उसके ऊपर बोलो, तो उसमें क्या होता है कि उसको स्टमरिंग होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एंजाइटी में है, ठीक है, तो उसको स्टमरिंग आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो हमें ऑपरेशनली इसको जो है, जब भी हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑपरेशनल डिफिनेशन उसका लिखना पड़ता है कि हम उसको कैसे नाप रहे हैं। इसको नापने का तरीका अलग अलग है, कल मैं 2-3 एग्जांपल दे के आपको बताऊंगी कि इसको नापते कैसे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे ही देखेंगे इसमें। मैम डेफिनेशन बता दीजिए एक बार इसकी। किसकी? ऑपरेशनल डेफिनेशन जी मैम। की, कंस्ट्रक्ट की? हाँ यही मैम। ये कंस्ट्रक्ट बता दूं मैं आपको? जी। अच्छा, कंस्ट्रक्ट हो गया जो इनडायरेक्टली हम मेजर, आपको मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ब्लड टेस्ट से मतलब डायरेक्टली नहीं पता चलता है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कभी भी आपको कोई ब्लड टेस्ट या इस तरह का टेस्ट नहीं देते हैं। वो आपसे पूरी मतलब वो बहुत इत्मीनान से सुनेंगे आपको, ठीक है, वो पूरा टाइम देंगे आपको कि आप अपने लाइफ के बारे में बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, आपको क्या मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। तो वो निकाल निकाल उनको उनको पता आप जब उनको कहानी सुनाती हैं अपनी तो उनको उनको लगता है पता, क्योंकि वो एक्सपर्टीज है अपने फील्ड में कि आपको क्या है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेसिव है, आप एंजाइटी में है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मतलब ये सारी चीज जो है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हैप्पीनेस, ये जितने भी इमोशंस है ना, इसको हम डायरेक्टली नहीं नाप सकते हैं, इसको हमेशा हम इनडायरेक्टली नापते हैं, उसी को हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। और ऑपरेशनल डिफिनेशन जो कंस्ट्रक्ट का हम निकालते हैं कि एग्जैक्टली हम उसको कैसे नाप रहे हैं और क्या क्या नाप रहे हैं। क्योंकि जब आप एंजाइटी का जब आप किसी पेशेंट का एंजाइटी निकालेंगे तो आप अपने सैंपल के हिसाब से निकालेंगे कि उसको बीमारी क्या है, ठीक है। तो मैम उसी ये मिक्स हो गए दोनों? दोनों क्या मिक्स हो गए? ऑपरेशनल डिफिनेशन ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्ट। नहीं, कंस्ट्रक्ट आपका हो गया साइकोलॉजिकल वेरिएबल। कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, स्ट्रेस, ये सब कंस्ट्रक्ट में आ गया जिसको आप इनडायरेक्टली नापते हैं। ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब हो गया इसका डिफिनेशन, एंजाइटी का डिफिनेशन, डिप्रेशन का डिफिनेशन, स्ट्रेस का डेफिनेशन कि आप उसको कैसे नाप रहे हैं। कंस्ट्रक्टर को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है मींस। हाँ, कंस्ट्रक्ट को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। कंस्ट्रक्ट तो आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल हो गया, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। और इसको जो है हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं अपने स्टडी में, जैसे कि मान लीजिए कि एंजाइटी नापने का यहाँ पे एग्जांपल एंजाइटी का दिया हुआ है कि हमको एंजाइटी नापना है, तो हम यहाँ पे 2 तरह से एंजाइटी नाप रहे हैं। एक तो मशीन के द्वारा, इसमें बस हम अपना उंगली लगाते हैं, आप इसको गूगल करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और या नहीं तो कि कोई भी आदमी जब बोल रहा है, मान लीजिए आपको स्टमरिंग नहीं होती है और आप अपने स्पीच में बार बार स्टमर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप एंजाइटी में हैं। या जैसे मैंने आपको एग्जाम का एग्जाम्पल दिया कि आप नेट एग्जाम में जाते हैं, आपको पढ़ा हुआ नहीं आता क्योंकि आप बहुत एंजाइटी में रहते हैं उस समय एंजाइटी लेवल आपका बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो ये बहुत इस कारण भी हमें पढ़ा हुआ चीज याद नहीं आता है। अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो आप देखिएगा कभी भी आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, या कभी भी आपको पढ़ा हुआ चीज आप भूलेंगे नहीं, अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं हम तो, ठीक है। तो कल मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी इसका कि ये कैसे हम नापते हैं। ऑपरेशनल डिफिनेशन का मतलब हो गया इसका डिफिनेशन, जितने भी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब का इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं आप अपने रिसर्च में, ठीक है। आप जो सैंपल, मान लीजिए किसी सैंपल पे आपने नंबर 1 के थ्रू लगाया होगा, किसी सैंपल पे आपने नंबर 2 के थ्रू लगाया होगा, क्योंकि एंजाइटी तो दोनों तरफ से हम नाप रहे हैं। एंजाइटी जो है पहला प्रोसेस भी सही है और दूसरा प्रोसेस भी सही है, लेकिन आपको इसीलिए हम लोग को ऑपरेशनल डिफिनेशन देना होता है। अब इसमें छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आपको कि डायबिटिक अगर हम इस पे कर रहे हैं रिसर्च, तो हमें ये ऑपरेशनल डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से जो है हमने डिटरमाइन करके रखा हुआ है कि जिसका ब्लड शुगर 120 से ऊपर होगा उसको हम डायबिटिक मानेंगे। तो उसमें ऑपरेशनल डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है हमें शुगर नापने का एक ही तरीका है
कि हमें उनका ब्लड सैंपल लेना है, लेकिन जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है उसको हम अलग अलग तरीके से नापते हैं, तो वो हमें लिखना, इसीलिए ऑपरेशनल डिफिनेशन की जरूरत पड़ती है। डायबिटीज में साइकोलॉजिकल वेरिएबल है भी नहीं ना मैडम? है कौन सा? ये साइकोसोमेटिक डिजीज है, तो इसमें होता है। आपका जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो मेनली स्ट्रेस की वजह से ही होता है। जो आदमी कहते हैं शुगर खाने से डायबिटीज बढ़ता है, जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं उनका भी डायबिटीज बढ़ता है, वो बिना शुगर खाए। स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप डायबिटीज पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, टाइप 2 तो शुरुआत है ना डायबिटीज की एक तरह से। चलिए अब हमारा ये 3 हो गया। चौथा है हमारा स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी। तो अब स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी क्या है? ठीक है, ये है कि टू इंश्योर करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड द कंक्लूजन मेड आर वैलिड। अब क्या है कि जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, ठीक है, वो जो है आपके जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो हमने जो पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो लेवल ऑफ मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हम इसका यही देखते हैं कि इसमें नॉमिनल लगाना है, ऑर्डिनल लगाना है, इंटरवल लगाना है या रेशियो लगाना है। तो उसको हम लोग अगर मान लीजिए करेक्ट जो है चूज नहीं करते हैं तो हमारा स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी खराब हो जाता है, फिर वो जो है करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टेस्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी बहुत तरह की होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो है रिसर्च में कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज जब आप रिसर्च करते हैं तो ये गाइड हेल्प करते हैं आपका, जो आपने प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि टू इंश्योर करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड द कंक्लूजन मेड आर वैलिड using correct statistical test and correct interpreting and reporting the result ensure high statistical validity। तो हाई स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी का मतलब है, जैसे कि इसमें स्टैटिस्टिकल ही लिखा है कि मतलब जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है आपको उसमें करेक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब मेरा स्केल नॉमिनल था और मैंने उसमें ऑर्डिनल वाला यूज कर लिया टेस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगी, आपकी वैलिडिटी खराब हो जाएगी और आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। तो ये 4 वैलिडिटी थी आपकी, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और पेपर पढ़िए, रिसर्च पेपर पढ़िए। आप रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है रिसर्च। मतलब थ्योरी का मुझे लगता है कि और 2-3 दिन क्लासेस होगी, फिर उसके बाद हम स्टैट्स करेंगे शुरू। थ्योरी जो भी पढ़ना था हमें वो हो गया है, अब स्टैट्स का ही हमें करना है स्टार्ट। तो आप लोग पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ेंगे रिसर्च पेपर, तो आपको समझ में आएगा। पढ़ रहे हैं आप लोग पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ जी रहे हैं मैम। अभी? जी मैम। पढ़िए इसको, जब भी आपको टाइम मिले 15 मिनट ही पढ़िए। ये मैं नहीं कहती हूँ कि एक दिन में सारा का सारा पढ़ लीजिए, 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी आपको, क्योंकि पेपर में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपका वैलिडिटी था, जो आज जो है आपकी इतनी क्लासेस में जो है खत्म हुई है। बाकी जो है आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो इसमें तो पूछिए। मैम ये एक क्वेश्चन था, जैसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आपने डिफिनेशन लिखवाया कि कंस्ट्रक्ट जो कंस्ट्रक्ट है इज एन अनसीन वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर। तो मतलब ऐसा वेरिएबल जिसे हमने नहीं देखा है। फिर ऑपरेशन डिफिनेशन में आपने लिखवाया कि कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, सो इन ऑर्डर टू मेजर वी ऑपरेशन डायरेक्ट डिफाइन द कंस्ट्रक्ट। ये मैम थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम देखिए तो फिर दोनों में अंतर क्या है? देखिए क्या होता है ना कि ऑपरेशनल डिफिनेशन हमेशा जो है कंस्ट्रक्ट वेरिएबल में ही होता है। ऑपरेशनल डिफिनेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, देखिए कंस्ट्रक्ट अलग चीज है, ऑपरेशनल डिफिनेशन अलग चीज है। कंस्ट्रक्ट को जो है कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं अपने रिसर्च में। कंस्ट्रक्ट क्या है आपका, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, है ना। तो हम ऑपरेशनल डिफिनेशन है कि हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपने अपने रिसर्च में, क्योंकि हमारे पास एंजाइटी नापने के बहुत सारे तरीके हैं, डिप्रेशन नापने के बहुत बहुत सारे तरीके हैं। तो हम अपने सैंपल के ऊपर क्या नापना चाह रहे हैं,
कल जैसे मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चनियर कि हमारा सैंपल क्या है और हमें नापना क्या है और हम कौन सा क्वेश्चनियर ले रहे हैं उसके लिए, ठीक है मैम। ठीक है। मैम थोड़ा मैम नेक्स्ट जैसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक 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 बोलिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए भैया। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए इंटरनल के बारे में, जिसमें है ना जो स्लाइड। नहीं, अभी कोई कुछ पूछ रहा था कंस्ट्रक्ट के बारे में, बताइए। नहीं मैम ऐसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जैसे हमने एक एंजाइटी लिया तो वो हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गई, और हम उस एंजाइटी को किस पे नाप रहे हैं। जैसे मैं फियर ऑफ एग्जाम पे एंजाइटी ले रही हूँ, तो वो फियर ऑफ एग्जाम की एंजाइटी को मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ, कैसे उसकी डेफिनेशन ले रही हूँ, ये ऑपरेशन यही होगा ना। बिल्कुल 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 सही 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 बोल रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि हर चीज का एंजाइटी का अलग अलग ये रहता है। एंजाइटी और डिप्रेशन में फर्क पता है किसी को क्या है यहाँ पे? जी मैम। डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्या है ये सब? मैम डिप्रेशन में क्या होता है कि हम अलग अंतर्मौन हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। और एंजाइटी में और स्ट्रेस में होता क्या है मैम कि हम बाहर की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, ये होता है तो डिप्रेशन मैम इसको में। हाँ बताइए बताइए। मैम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिप्रेशन एक बाइपोलर होता है, और एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एक तरह से डिप्रेशन का फॉर्म ले सकते हैं। और डिप्रेशन इज अ मेजर डिसऑर्डर, और एंजाइटी हमको थोड़े समय के लिए होती है, और एंजाइटी स्ट्रेस जो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट डिप्रेशन ऑलवेज निगेटिव ही होगा। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है आपका आंसर। देखिए इसमें जो इसको जो डिफाइन करते हैं ना हम, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मेरे फादर नहीं है, ठीक है, तो जब भी मैं ये चीज सोचती हूँ तो डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, एंजाइटी नहीं होती हूँ। तो कभी भी आपको इस पास्ट का बीता हुआ कोई चीज, कभी आपका कोई पास्ट में कोई ऐसा चीज हुआ हो, कोई आपके साथ हादसा हुआ हो जो अभी भी आपके दिमाग में हो और आपको वो परेशान करता हो, परेशान करने का मतलब है कि जब भी आप उसको याद करते हैं तो आप जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है ना, जो हो चुका है पास्ट में, ठीक है, वो डिप्रेशन के अंदर आता है। जो ऑलरेडी हैपनिंग मतलब जो हो चुका है, जिसको हम सोच के परेशान हो रहे हैं, या कभी कोई ऐसा सीन आता है कि हम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास में सब लोग खुश है, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा याद आ गया कि हम डिप्रेस्ड हो गए। मतलब हम उस इन्वायरमेंट को, जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो डिप्रेशन जो है समथिंग जो हमारे पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी होता है कि जो हमारे जो है फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपका नेट का एग्जाम दिसंबर में है, तो आप डिप्रेशन में नहीं है, आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, आप में एंजाइटी बढ़ रहा है, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है कि अभी जो है मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मैं आपको रिसर्च बहुत पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं संडे टेस्ट लूंगी आप लोग का, ठीक है। तो स्ट्रेस होता है प्रेजेंट से कि आपको जो है मैंने कहा कि मैं संडे टेस्ट लूंगी और 50 नंबर का टेस्ट लूंगी, आपको इसके लिए पढ़ना है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस में आ गए कि मैम ने जो पढ़ाया, क्योंकि बहुत सारा चीज आप पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, आपको समझ में भी आता है, लेकिन बहुत बारी सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं होती है। तो हम क्या लेकर हम क्या करते हैं, हम उस स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर प्रेजेंट, ठीक है। डिप्रेशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर पास्ट, और एंजाइटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर, ठीक है। ये अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी देखें तो डिप्रेशन मीन लो एनर्जी एंड एंजाइटी मीन हाई एनर्जी। देखिए आप जो है ना, पहले मुझे कंप्लीट करने दिया कीजिए, ठीक है। जब मैं बोलूं क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको बोलती हूँ ना कि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, कल भी मैंने आपको समझाया था। मैं अभी कंप्लीट नहीं की हूँ अपना सेंटेंस, तो बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगी तब आप बोलिए, ठीक है, ठीक है। जब मैं बोलूं कि हाँ आप पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन है, उस समय पूछिए आप। क्या बोली थी मैं? ये चीज समझ में आया आप लोगों को? डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? जी मैम। ठीक है, तो ये आपके टाइम जोन से रिलेटेड है, मतलब कुछ पास्ट से चीजों से रिलेटेड है, कुछ फ्यूचर से है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। हालांकि उसका वो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि डिप्रेशन को जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, पतंजलि योग सूत्र में है वो,
दौर दौर ये दौर मनुष्य एक है ना दुख टर्म। दौर मनुष्य वाला, दुख दौर मनुष्य अंग में हाँ, भी दुख दौर मनुष्य, तो ये जो दौर मनुष्य ये डिप्रेशन ही है आपका। तो बहुत बारी क्या होता है कि हमने याद तो कर लिया लेकिन पता नहीं होता है। तो जब मैं भी रिसर्च करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये टेक्स्ट बुक में डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन मुझे पता है, दौर मनुष्य लिखा है वो भी मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो डिप्रेशन ही है। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सबके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें उस वर्ड का नॉलेज नहीं है तो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताई कि कभी भी आप सोचिए तो ऐसा ही होता है। इसको ये ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए किसी ने हैंड रेज किया है? मैम जैसे आपने ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का बताया है, हाँ तो हाँ। यही पूछना था। जैसे मतलब डिप्रेशन पर्टिकुलर पास्ट के इवेंट के लिए या पास्ट में कोई घटना हुई है उसी के लिए होगा, या अगर हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उसके लिए हम ज्यादा किसी चीज के लिए जैसे पॉजेसिव हो रहे हैं, तो उसके वे में भी डिप्रेशन हो सकता है, या वो एंजाइटी ही है, ये पूछना था। देखिए, ये जैसे कि हमें टाइम जोन से, जैसा कि हम लोग को पढ़ाया गया है कि पास्ट क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस में हमेशा हम लोग को यही 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 बताया गया है कि जो चीज आपके पास से रिलेटेड है वो आप में डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन ऑलरेडी वो इवेंट हो चुकी है, वो घटना हुआ हुआ है। ठीक है, और वो चीज आपको परेशान कर रही है। ठीक है, और एंजाइटी आपका फ्यूचर से रिलेटेड है, जो होने होने वाला है, जो हुआ नहीं है अभी, लेकिन आप उसके लिए परेशान है। जैसे आपका नेट का एग्जाम दिसंबर में होने होने वाला है, तो इस चीज को हम आपको अब जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत बहुत बारी मैंने देखा है कि ये तो मेरा तीसरा बैच है जिसपे मैं पढ़ा रही हूँ रिसर्च, कि रिसर्च पढ़ाते समय मतलब मैं जब पूछती हूँ उनसे कि आपका कैसा रहा, मतलब एग्जाम के लिए कैसा तैयारी है, तो बहुत लोग जो है बोलते हैं मैम हम बीमार हो गए, हमें फीवर हो गया। तो वो कुछ नहीं, वो एंजाइटी ही है, जो आपका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ गया है। आप मतलब इतना ज्यादा उसको अपने ऊपर ले ली है, मतलब उस चीज को इतना बर्डन ले लिया है आपने उस एग्जाम को कि जो है आप बीमार हो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो वो एंजाइटी सिम्टम्स ही होता है। और बाकी कल मैं क्वेश्चनेयर दिखाऊंगी आपको, तो वो क्वेश्चनेयर आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चनेयर ऐसा लेके आऊंगी जो मतलब जो एडल्ट पे जो है, तो उसमें आप भी टिक मार्क करके आप उसको जो है पता कर सकते हैं कि आप पे कितना एंजाइटी है, कितना आप डिप्रेसिव है, उसमें आपको ये पता लगता है। और इसी सब चीजों से ये बिल्कुल मतलब ये रिसर्च के पिछले बार भी जब बजट आया था तो सबसे ज्यादा निम्हांस को फंडिंग मिला था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपका मेंटल लेवल है ना, ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं आपके फिजिकल लेवल को परेशान करता है। ये मतलब प्रूफ है। ठीक है, तो ये जो है जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, तो कल पहले हम क्लास में इसको ही कर लेंगे, प्लस में जो क्वेश्चन, मैं फोल्डर मुझे मिल नहीं रहा है जो आपका क्वेश्चन का जैसे मिलता है तो वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, मैम ये जो सारे क्वेश्चन आयर होते होंगे उन पे भी तो रिसर्च होती होगी तब ना हाँ ये हाँ क्वेश्चन बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल। इवन कि आपके योगा पे भी रिसर्च है कि आप कितने सात्विक है, आप कितने तामसिक हैं, ये क्वेश्चनियर भी है। आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, ठीक है, तो वो आपको सारा क्वेश्चनियर मिलेगा, हर चीज का मिलेगा। योगा में बहुत सारा क्वेश्चनियर डेवलप हुआ है, जो आपके सूत्राज है, जो आपके श्लोकाज है, उसको बिल्कुल अच्छे से समझिए, वो कहीं ना कहीं लिंक करता है आपस में। ठीक है, तो उसको जब आप देखेंगे ना तो वो जो है इस पे बहुत सारे क्वेश्चनेयर, और क्वेश्चनेयर की साइटेशन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो भी मान लीजिए मैं रिसर्च की और 5 क्वेश्चनेयर मैंने यूज किया, तो मैं वो क्वेश्चनेयर मेरा थोड़ी था, वो तो किसी ने डेवलप किया ना, मैं उसका क्वेश्चनेयर यूज कर रही हूँ, तो मैं उसको साइट करूंगी ना अपने कि ये क्वेश्चनेयर मैंने इस रिसर्चर का किया, तो मैं उसको साइट करूंगी ना उस पेपर को। ठीक है, तो हजारों हजारों साइटेशंस होते हैं जो जिनका क्वेश्चनेयर बहुत वैलिड होता है ना, उनको साइटेशंस की कमी नहीं होती है। क्योंकि आप एज अ रिसर्चर अगर आपको डायबिटीज पे भी करना है तो आपको 5-6 क्वेश्चनेयर लेने होंगे, अपने 5-6 टूल्स लेने होंगे, स्ट्रेस का लेना होगा, ब्लड शुगर का लेना होगा, उसमें भी आपको एंजाइटी का लेना होगा, ये सारा भी आपको भी करना है यूज अपने सैंपल पे। ठीक है,
ठीक है, चलिए टाइम हो गया मेरे ख्याल से। मैम आ गई है क्या? नहीं मैम, 3:15 पे आएंगी। अच्छा 3:15 पे क्लास उनकी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया सबको? जी मैम। और किसी का क्वेश्चन है? आप बताइए, कोई भी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, किसी और को कुछ डाउट हो? कल मैं आपके क्लास में सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखूंगी, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी। और कल के क्लास के बाद मैं सीधे आपका मंडे को क्लास लूंगी फिर, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, तो कल हम लोग सिर्फ क्लास में क्वेश्चन एयर पे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और बाकी कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। नया अब हम सिर्फ मंडे से करेंगे स्टार्ट रिसर्च में, ठीक है? तो मैं एग्जिट करूं फिर? जी मैम। हम लिटरेचर रिव्यू मतलब रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें हाँ बताइए। लिटरेचर सर्वे था, तो लिटरेचर सर्वे और लिटरेचर रिव्यू सेम होते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए सर्वे और लिटरेचर रिव्यू आपको हर रिसर्च के लिए करना है। सर्वे एक तरीका है रिसर्च करने का। नहीं मैम, उसमें हमने पढ़ा था लिटरेचर रिव्यू और उसके नीचे लिखा था लिटरेचर सर्वे। हाँ। तो इसका मतलब मैम दोनों सेम हुए क्या? नहीं, लिटरेचर सर्वे का मतलब और लिटरेचर रिव्यू, देखिए लिटरेचर सर्वे जहां पे आ गया तो आपका वो प्रोसेस हो गया। रिव्यू का मतलब हो गया कि जो है आप जो रिव्यू करने, जैसे मैं आपको बताई हूँ। सर्वे वर्ड जहां पे भी आ गया वो फिर वो प्रोसेस हो गया फिर आपका। वो डाटाबेस हो जाएगा ना, सर्वे वर्ड जहाँ पे आ हाँ जाएगा। बिल्कुल। ओके ठीक है, मैम। तो ये चीज है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी जो है रिसर्च में बहुत सारे, जब मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन जो है आपके ऐसे आते हैं कि जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो कल हम क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी भी, आप लोगों ने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है रिसर्च का कैसा आता है? जी मैम। यस मैम। अच्छा, तो वो समझ में आ रहा है रिसर्च पढ़ने के बाद? जी मैम, लेकिन मैम थोड़ा सा जो है ना, उसमें क्या है कि दोनों मतलब जितने आंसर है सब सही लग रहे हैं, और उसमें टिक करना है कि जो सबसे बेस्ट हो। जैसे अभी हाँ जो एग्जाम हुआ था मैम, उसमें जो है सबसे बेस्ट सही करना था, लेकिन सबको आंसर सही लग रहे थे, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है मैम अभी ये भी। क्वेश्चन जितने भी मैं डिस्कस करना भूल गई उस दिन आपसे। मैं जो एग्जाम हुआ था ना अभी आपका बीच में, जो जी मैम। लास्ट एग्जाम किया आपने, उस एग्जाम में जितने भी मैं 3 क्वेश्चन दी थी, तीनों आपका जो है ना एग्जाम में आया हुआ है। वो आया, जब भी मैं आपको रिसर्च में क्वेश्चन देती हूँ तो वो आया हुआ क्वेश्चन देती हूँ। मैं कभी भी खुद से बना के नहीं देती हूँ क्वेश्चन आपको। वो कभी ना कभी वो रिसर्च में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए, जब तक आप, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, जब आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, हठ योग पढ़ते हैं, या कोई भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं योगा का, तो आपको बिल्कुल वो रटने वाला है। मतलब आपने रटा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिला और आपने कर दिया। लेकिन रिसर्च प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप सिनॉप्सिस बनाइए। जब तक आप सिनॉप्सिस बना के नहीं रिसर्च को समझेंगे ना, आपको कंफ्यूजन होगा। और जितना क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए, जिस भी बुक से कर सकते हैं कीजिए आप लोग। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कीजिए। जितने भी PYQs है ना, अगर आपको रिसर्च में मिल रहे हैं तो आप उसको कीजिए। क्योंकि अब क्या है ना कि रिसर्च के क्वेश्चंस अब डायरेक्ट नहीं आते हैं। मतलब ये 1 साल से मैं देख रही हूँ पेपर, ये अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। मतलब जब तक आप रिसर्च को खुद से करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप आंसर नहीं दे पाएंगे उसका। ठीक है, विजय जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई पूछना मैम आपने बोला ना पढ़ने के लिए क्या रिव्यू क्या कहाँ से मिलेगा, मैं वो पढ़ना चाहेंगे तो? रिव्यू किस चीज? मैडम आपने बोला ना कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, मतलब वो क्या है इसके लिए सबसे, तो वो जैसे इसने बोला सौरभ ने मैं तो पढ़ रहा, तो कहाँ से मिलेगा मैडम जब हम पढ़ना चाहेंगे तो? बताइए सौरभ जी, कहाँ से मिलेगा? पबमेड किस यूएस की ऐप है, उस पे जाके आप कोई भी डिजीज का सर्च कर सकते हैं। वो सर्च इंजन है, उस पे सर्च कर सकते हैं। ये आप रिसर्च पेपर का पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर का पूछ रहे हैं विजय जी? मैम वो बोला था ना आपने कि जो पढ़ो उनको, अभी सबको बोला था रिसर्च पेपर ही पूछ रहे ये हैं। हाँ, वो गूगल, अभी आप लोग गूगल स्कॉलर इस्तेमाल कीजिए, वही पे है। मैम जी गूगल पे जी नहीं हो पा रहा है, गूगल स्कॉलर पे मैम नहीं हो पा रहा है मैम। नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, आपको अगर पबमेड कंफर्टेबल लग रहा है तो वो और भी अच्छा है। अगर आपको पबमेड अच्छा लग रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो वो और भी अच्छा है। हाँ जी बताइए।
मैम हमें पबमेड और रिसर्चगेट ज्यादा बेहतर लगता है क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वही पेपर आता है और समझ में भी आते हैं वो पेपर कुछ तो। नहीं, पबमेड देखिए सबसे अच्छा है। हम लोग को भी एज ए रिसर्च स्कॉलर हम लोग को जो हम लोग के गाइड बताते हैं वो पबमेड ही बताते हैं कि पबमेड एक स्टैंडर्ड जो है वेबसाइट है। तो हम लोग को पबमेड में ही, और इवन की जो पेपर लिस्टेड है, जो जर्नल लिस्टेड है, ठीक है, वो अपने आप में काफी है। अगर कोई भी जर्नल पबमेड में है तो इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक जर्नल है। गूगल में क्या हो गया, खिचड़ी हो गया, मतलब उसमें हर चीज दिया हुआ, उसमें बुक भी दिया गया है उसमें। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि मुझे मुझे ऐसा लगा कि गूगल इस्तेमाल करना, गूगल स्कॉलर इस्तेमाल करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। लेकिन अगर आप लोग पबमेड में कंफर्टेबल है तो आप उससे ही कीजिए, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए फिर। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है विजय जी, डाउट क्लियर हो गया आपका? जी जी मैम। ठीक है। और किसी का कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो अभी तक के क्लास में, कि कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो या बिल्कुल ब्लैंक हो गया हो, कुछ कोई कोई भी ऐसा टॉपिक हो? क्योंकि देखिए थ्योरी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप वो भी नहीं समझ पाएंगे जो प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगी। थ्योरी समझना बहुत बहुत जरूरी है। मैम अधिकतर कंफ्यूजन ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में होती कि कहाँ पे क्वालिटेटिव कहाँ पे क्वांटिटेटिव। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कल जब आपको पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। उसका एक क्लास लेना है मुझे, अभी ली नहीं हूँ मैं आपका, उसका भी एक क्लास बाकी है। ठीक है, तो कल जब मैं बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि क्वालिटेटिव को भी क्वांटिटेटिव कैसे करते हैं। ये आपको कैसे समझ में आएगा कि, क्योंकि हम लोग लास्ट में जब रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं तो उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि बिना क्वांटिफाई किए रिसर्च होगा ही नहीं। तो कल जब मैं आपको ये क्वेश्चनर दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चलिए। तो फिर आपका ये हो गया है टाइमिंग क्लास का। मैम नहीं आई है ना अभी तक? चलिए मैं एग्जिट करती हूँ, आप लोग वेट वेट कीजिए क्लास के लिए। ठीक है।